Assalamualaikum viewers, welcome to Oladoc channel, Pakistan's #1 digital healthcare platform. Once again, my name is Hina and I'm your host for the evening. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ गम डिजीज़ कैन बी अ साइन ऑफ बिगर हेल्थ इश्यूज़, यानी कि मसूड़ों की सेहत का असर आपकी ओवरऑल हेल्थ पर कैसे पड़ सकता है, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। हम सब ओरल हेल्थ को अक्सर सिर्फ दांतों या गम्स तक ही लिमिट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गम डिजीज़ का आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी असर हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हत्ता कि इसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो हम इसी टॉपिक पर मज़ीद आज डिस्कशन करेंगे इसी पॉडकास्ट सेशन में। इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़िया-उन-निसा। शी इज़ फ्रॉम लाहौर एंड शी इज़ अ वेल नोन डेंटिस्ट। शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन रोशन डेंटल सर्जरी क्लिनिक and she has around 9 years of experience in the field of dentistry. So let us welcome to the podcast. Assalamu alaikum मैम। अस्सलाम वालेकुम है ना। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारे सेशन में हमारे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले तो आई वुड लाइक कि हम स्टार्ट करें इस बात से कि गम डिजीज़ बेसिकली होती क्या है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जो गम डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम जब भी अपने मुंह की बात करते हैं या अपनी ओरल हेल्थ की बात करते हैं तो जनरली ख्याल किया जाता है कि दांतों का प्रॉब्लम होगा, दांतों में कीड़ा लगना प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो गम्स हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने गम्स का ख्याल ना रखें तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से गम्स सूज जाते हैं, उनमें सुर्खी आ जाती है, ब्लीडिंग गम्स की शिकायत रहती है, दांत हिल हिल के गिर जाते हैं। इस तरह के इनफैक्ट बैड ब्रेथ भी उसकी वजह से होता है। तो ये गम्स डिजीज़ की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम निगलेक्ट कर देते हैं। जो मसूड़ों की बीमारी है वो मसूड़ों की इन्फेक्शन है, जो उसमें बैक्टीरियाज के आने की वजह से, खाना जमने की वजह से, पुअर ओरल हाइजीन हैबिट्स की वजह से, या समटाइम्स कोई आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से आ जाता है। अच्छा डॉक्टर, एक और लाइक अक्सर सुनने में आता टर्म्स हैं, दो टर्म्स दैट आर कॉल्ड जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस। इसके बारे में बताएं कि ये क्या टाइप्स हैं और लाइक व्हाट आर दीज। ठीक। जो जिंजवाइटिस होता है और पेरियोडोंटाइटिस होता है, ये एक ही तरह की बीमारी होते हैं, लेकिन जो जिंजवाइटिस है वो उसकी अर्ली स्टेज है और पेरियोडोंटाइटिस है वो उसकी एडवांस स्टेज है। जनरली हम लोग अपनी मेडिकल टर्म्स में इसको बहुत सारी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये बताने का मकसद आम लोगों में अवेयरनेस फैलाना या उनको समझाने के लिए कि जो जिंजवाइटिस है वो अर्ली स्टेज है और पेरियोडोंटाइटिस एडवांस स्टेज है। जिंजवाइटिस में होता ये है कि ये मसूड़े जो हैं वो उसमें सुर्खी आ जाती है या उनमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है जब हम ब्रश करते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें होता ये कि उसमें हड्डी या दांत उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते, वो अभी अर्ली स्टेजेस होती है और अगर हम उसका सही ट्रीटमेंट करवाएं तो वो ठीक भी हो जाता है। जबकि जो पेरियोडोंटाइटिस है उसमें मसूड़े ख़राब होने की वजह से दांत और मसूड़े के दरमियान पॉकेट्स डेवलप हो जाती हैं, उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं और वो हड्डी को भी घोलना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से जो दांत और मसूड़ा है वो अपनी पकड़ छोड़ देते होते हैं, हड्डी भी नीचे जा चुकी होती है। तो वो लेटर स्टेजेस में होता है और उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। समटाइम्स हमें उसके लिए सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि अगर उसको भी ट्रीट कर लिया जाए तो एटलीस्ट, अगर हम रिवर्स नहीं कर सकते तो हम उसको वहाँ पर स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आई वुड लाइक टू आस्क कि आप लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता कि उनको गम डिजीज़ लाइक हो सकती है बट वो सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमें आगाह रहना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब गम डिज़ीज़ होती है, जैसे कि जिंजवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, उसमें मसूड़े जो हैं वो सूज जाते हैं, गम्स ब्लीड करते हैं जब ब्रश किया जाता है, और लेटर स्टेजेस में दांत हिल हिल के गिर जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, और जो हेलेटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ वो होने लग जाता है। जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स आएँ तो इसका मतलब है कि गम डिज़ीज़ स्टार्ट हो गई हुई है। तो क्या ये कभी लाइक अक्सर हमेशा ये किसी पेन के साथ डेवलप होती है या बिना दर्द के भी डेवलप हो सकती है। नहीं, जनरली इसमें पेन नहीं होता। अगर कभी होगा भी तो एडवांस स्टेजेस में होगा, लेकिन जनरली इन द बिगनिंग ये पेनलेस होती है। इसीलिए पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि उनके मुंह में मसाइल शुरू हो गए हैं। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज, लाइक इन इसके पीछे वजूहात क्या हैं। अच्छा है ना, इसमें ऐसा है कि जितना ये कॉम्प्लेक्स चीज़ सुनने में लग रही है उतनी ही सिंपल है, और
कि जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये शुरू होती है वो भी इंतहाई सिंपल है, यानी कि पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम अपने मुंह की सफाई नहीं अच्छे से करेंगे तो डेवलप हो जाएगी। स्मोकिंग से, अगर हम डाइट अच्छी नहीं लेंगे किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, और ऑफ कोर्स जेनेटिक मेकअप की वजह से। सही। तो क्या ये सिर्फ यंग एडल्ट्स में ही होती है या ये बच्चों या बड़ों में भी असर कर सकती है? नहीं, ये हर एज ग्रुप में होती है। हम्म, जहाँ जहाँ ये फैक्टर्स इम्प्लीमेंट होते हैं, अगर हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे या हम स्मोकिंग करेंगे, डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, वो हम किसी भी फेज़ में लाइफ के करें और किसी भी एज ग्रुप में करें, तो ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे और गम डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की जैसे आपने भी बात की कि स्मोकिंग की वजह से भी गम डिजीज पर इफेक्ट हो सकता है, तो क्या लाइक प्रोसेस्ड फूड्स या शुगरी फूड्स जो हम जिनका डेली रूटीन में इंटेक कर रहे होते हैं, डू दैट आल्सो अफेक्ट गम हेल्थ? बिल्कुल, बिल्कुल करता है। जो शुगरी फूड होता है या ड्रिंक्स होती हैं, उसमें होता क्या है कि वो जाके हमारे दाँतों के साथ चिपक जाती हैं। तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियल एक्शंस हैं और वो सारा मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ना सिर्फ़ ये कि वो हमारे दाँतों में कैविटीज़ करता है, बल्कि उसके जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं बैक्टीरियाज़ के, वो हमारे गम्स पे भी अफ़ेक्ट करते हैं और हमारे गम्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, वो भी ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर शुगरी डाइट को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो कम से कम करना ये चाहिए कि उनको जब भी हम इनटेक करें तो उसके बाद दांतों को ब्रश ज़रूर कर लें, ताकि जो उस पे चिपका है वो उतर जाए। ऑफ कोर्स जो शुगरी ड्रिंक्स और फूड होते हैं वो हमारी जनरल हेल्थ पर भी अफेक्ट करते हैं, तो हमें कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अगर वो करना बहुत ही नागुज़ीर हो जाए कि हमने कुछ खाना ही है, तो कम से कम ये करना चाहिए कि हमें दांतों के हवाले से स्पेसिफिकली कि उसके बाद साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि ये गम डिज़ीज़ और कैविटीज़ ना हो। अग्रीड, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कमिंग टू द ओवरऑल हेल्थ, यानी कि बहुत से जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए ये बहुत नई बात होगी कि इवन कि आई गेस रिसर्च के मुताबिक भी कम डिजीज़ का हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी असर कर सकता है, लाइक डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़, इवन कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो इस पर थोड़ी सी लाइक आप डिटेल ब्रीफिंग कर दें कि हाउ डज दैट हैपन? जी बिल्कुल, जो गम डिज़ीज़ होती है वो ना सिर्फ़ हमारे हार्ट पे, ब्रेन पे, प्रेगनेंसी में, बल्कि हर तरह से हमारी बॉडी को इम्पैक्ट ज़रूर करती है। होता ये कि जो हमारे ओरल बैक्टीरियाज़ होते हैं और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, या उसको हम समहाउ इन्हेल कर लेते हैं। तो उसकी वजह से अगर हम हार्ट की बात करें तो वो आर्थरोस्क्लेरोसिस में, स्ट्रोक में, हार्ट अटैक कॉज़ करता है। प्रेगनेंसी में लो वेट बर्थ होती है, प्री टर्म बर्थ हो जाती है। और इसके अलावा अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि ये कुछ कैंसर्स यानी कि ओरल, पैंक्रियाटिक, एसोफेजियल कैंसर्स में भी कंट्रीब्यूट करता है। इवन अगर वो इन्हेल हो जाए तो हमारी रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। प्रॉब्लम्स भी करता है, निमोनिया, सीओपीडी। सो अगर आप देखें कि कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होता है जिसको हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इनका कॉमन पाथवे होता है इन्फ्लेमेटरी। सो होता है कि अगर हम इन चीज़ों को गम डिज़ीज़ को भी अगर ट्रीट करते हैं तो समहाउ देखा गया है कि उनके जो आर्थराइटिस है वो भी ओके। काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाता होता है और काफ़ी कमी आती है। काफ़ी अलार्मिंग फैक्ट्स बताए हैं आपने। मतलब हमारे लिए तो लाइक एक सिर्फ ओरल हेल्थ तक ही महदूद हमारी सोच जाती है, लेकिन इतने इतने ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमें नहीं लाइक इसका ये बिल्कुल बाई डायरेक्शनल है। अगर हम डायबिटीज़ की भी बात करें तो जो हमारे डायबिटीज़ है अगर उसमें हाई ब्लड शुगर लेवल होगा तो उससे गम डिज़ीज़ होगी, लेकिन अगर गम डिज़ीज़ होगी तो वो भी हमारे हाई ब्लड शुगर लेवल्स में कंट्रीब्यूट करेगी। सो ये बायलैटरल और बाई डायरेक्शनल चलता है। डायबिटीज़ के भी इस तरह से चलते हैं। सो यू नेम द डिज़ीज़ और उसमें गम डिज़ीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। सो ओरल हेल्थ में हम अगर गम डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं तो हम अपनी जनरल हेल्थ को भी काफ़ी हद तक सिक्योर कर लेते हैं। ग्रेट। तो चलिए, ये तो बात होगी ओवरऑल कनेक्शन की, ओवरऑल हेल्थ की। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू अर्ली डिटेक्शन, यानी इसकी प्रिवेंशन में क्या स्टेप्स किए जाएं? ये जितनी चीज़ें सुनने में कॉम्प्लेक्स लगती हैं, इसकी प्रिवेंशन गम डिज़ीज़ की उतनी ही आसान है। हमने सिर्फ करना ये कि हमने अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है और हमने बाकायदा रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराने हैं, और ताकि ये अर्ली डिटेक्शन हो सके अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। और जब आप ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो किस तरह से कीजिए, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है। हर एक की एग्जैक्टली। सफाई के तरीके भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अग्रीड, डिफरेंट होंगे। अग्रीड। तो अगर हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं इसमें, तो ना सिर्फ ये कि वो डिटेक्ट कर लेंगे, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा, बल्कि
वो आपको सही तरीका भी बताएँगे कि आपके दाँतों के अलाइनमेंट के हिसाब से और उस सब के हिसाब से किस तरह से आपको करना चाहिए। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ, ना सिर्फ़ ये कि आपको 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना चाहिए, बल्कि फ्लॉसिंग भी लाज़मी करनी चाहिए, माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दाँत हर तरह से साफ़ हों, इनफैक्ट गम्स भी साफ़ हों। एंड ऑफ़ कोर्स जो प्रोफ़ेशनल क्लीनिंग होती है, स्केलिंग, पॉलिशिंग वग़ैरह, उससे भी गम डिज़ीज़ काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। उसमें दाँत भी ठीक रहते हैं, स्क्रीनिंग भी हो जाती है। उसको जनरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर ज़रूर समझा जाता है, लेकिन वो प्राइमरीली एक हाइजीन प्रोसीजर है। सो उसकी वजह से भी हमारे गम डिज़ीज़ काफ़ी रिज़ॉल्व हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर, आपने पहले बात की थी कि डाइट में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लाइक हम जो ये प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, उनका इफेक्ट होता है ऑब्वियसली हमारी ओरल हेल्थ पे। तो डाइट में आप क्या सजेस्ट करेंगी फॉर द पीपल कि वो अपनी डेली रूटीन में ऐसे क्या, लाइक स्पेशली जिनको जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो क्या खाएं ऐसा? अच्छा, रिगार्डिंग डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए विच इज़ वेरी सिंपल। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, हर तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन एक मुनासिब मिकदार में। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं लेना और किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करना। सो दांतों के हवाले से मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर आपने मीठा खाना है, नमकीन खाना है, जिस भी टाइम खाना है, आपने सिर्फ इंश्योर ये करना है कि आपके गम्स पे या दांतों पर वो खाने के ज़रात चिपके ना रहें। वो अगर साफ़ हो जाएँगे तो बैक्टीरियल एक्शंस नहीं होंगे, किसी भी तरह के टॉक्सिन्स नहीं रिलीज़ होंगे, सो आपके दाँत और गम्स महफूज़ रहेंगे। इसका डायरेक्टली ताल्लुक ऑफ़ कोर्स हमारी जनरल हेल्थ से ज़रूर है, लेकिन अगर हम साफ़ कर लेते हैं, अगर ज़रात नहीं चिपके रहते, तो हमारे दाँत और गम्स महफूज़ रहेंगे। सही। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है, लोग जब इस तरह के कोई इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं अपनी ओरल हेल्थ के रिलेवेंट, तो वो कोई देसी टोटके करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हर्बल रेमेडीज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी तरफ आपका क्या, लाइक अवेयरनेस, क्योंकि हमें इतनी लाइक आवाम देख रही है, तो व्हाट इज़ योर लाइक टेक ऑन दैट? इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है या वो किसी प्रोफेशनल की प्रूवन चीज़ नहीं है, तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई चीज़ करते हैं तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जब प्रोफेशनल उसको खुद करता है किसी भी चीज़ को, या कोई भी चीज़ साइंटिफिक एविडेंस के साथ होती है, तो ऑफ कोर्स उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। सो आई रियली डिस्करेज कि आप घर में कुछ करें और ख़ुद से कुछ करें। एग्जैक्टली। ये तो हमारा कॉमन लाइक वो बिल्कुल। अवामी मसला है ना, कि हम घर पे ही बस डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं जब ज़्यादा मसले हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम घर में ट्रीटमेंट करने का पहले सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर, मार्केट में ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं रिगार्डिंग डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ, बट वाई पैराडोंटेक्स एक्स्ट्रा फ्रेश? ये किस तरह से डिफरेंट है बाकी प्रोडक्ट से, और इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके इसके जो इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं? जहाँ तक मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, पेरियोडोंटिक्स से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बिकॉज आई बिलीव इनकी जो फॉर्मुलेशन है वो स्पेसिफिकली गम डिजीज़ को काफ़ी अच्छा ट्रीट करती है, ब्लीडिंग गम्स को काफ़ी अच्छा ट्रीट करती है, और इसमें जो फ्लोराइड है उसकी वजह से आपके दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता। सो ये एक ओवरऑल इफेक्ट देती है कि आपके दांत भी बचाती है और आपकी गम्स को भी बचाती है, और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि जब भी मैंने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किए उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दैट्स ग्रेट। इसमें लाइक इस सेफ अमाउंट है फ्लोराइड की? जी बिल्कुल। ओके। सो यूजेज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि हाउ टू यूज़ दैट, कोई पी साइज अमाउंट या वेरी लाइक? सिंपल, जैसे हम एक आम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वैसे ही उसको पी साइज़ आप ब्रश पर लें, आपको ज़्यादा या उस तरह से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे एक नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक कही जाती है प्रोफेशनल्स की तरफ से कि आपने उसको एक लाइट स्ट्रोक के साथ करना है, लाइट हैंड के साथ करना है, वो आप करें, अपने दांतों की सर्फेसिस को अच्छी तरह से साफ़ करें, और इसका सिंपल यूज़ है जैसे एक आम टूथपेस्ट का होता है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। और अच्छा डॉक्टर, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, दैट इज़ मिथ्स एंड फैक्ट्स सेगमेंट। उसमें कुछ ब्रीफ स्टेटमेंट्स मैं आपसे पूछूंगी और आपने आंसर करना है कि ये मिथ है या फैक्ट है, ठीक है? सो देयर इज़ अ मिथ, यू कैन नॉट हैव गम डिजीज इफ़ योर टीथ लुक हेल्दी। It's a myth, because you can always have a gum disease if your teeth are okay, because जो gum disease होती है वो gum line से start होती है। So, gum disease can affect people of all ages, including teens. It's a fact. Okay. Gum disease is caused only by poor brushing habits. Major cause ज़रूर है poor oral hygiene, but other reasons, genetics, diet, smoking, and hormonal changes, these can contribute to the gum disease too. Okay.
Once your gums bleed, it's too late to fix them. नो, इट्स द जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज़। जब भी हमारे गम्स ब्लीड करना शुरू होते हैं तो ये साइन होता है कि हमारे गम्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, और अगर हम इस पे प्रॉपर प्रोफेशनल केयर करें तो हम डिजीज़ को एडवांस होने से रोक सकते हैं। ओके ओके, वन मिथ, एक मिथ है कि गम डिजीज ऑलवेज कॉजेज पेन, मतलब ये पेन के साथ ही आती है. नहीं, जब जनरली ये स्टार्ट होती है तो ये पेनलेस होती है। ओके, एक मिथ है कि लूजिंग टीथ इज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. No, if you take care of your teeth and maintain your oral hygiene and other stuff about your general health, you can have your teeth for the whole life. ब्रशिंग हार्डर कैन डैमेज गम्स एंड इनामल. यस, अगर हम ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करते हैं या हम हार्ड ब्रिसल्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे इनामल को भी डैमेज करता है और हमारे गम्स को भी करता है। सो सॉफ्ट या मीडियम और लाइट स्ट्रोक्स के साथ हम रिकमेंड करते हैं। वंस यू हैव हैड गम डिजीज देयर इज नथिंग यू कैन डू. इट्स अ मिथ। अगर तो ये अर्ली स्टेजेस की है और अभी स्टार्ट हुई है जिसमें आपके ब्लीडिंग गम्स वगैरह आ रही हैं तो उसको तो हम प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं और उसको अर्ली स्टेजेस में रोक सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल केयर लेते हैं और अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं। और अगर ये एडवांस स्टेज में चली गई है पेरियोडोंटाइटिस की शक्ल में तो ऑफ कोर्स हम उसको रैपिडली आगे प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स रिवर्स नहीं कर सकते, या अगर हम उसको क्योर भी करेंगे तो हमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम उसको फर्दर प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं। सो इट्स अ मिथ। माउथवॉश कैन क्योर गम डिजीज. माउथ वॉशेस डू हैव एंटीमाइक्रोबियल एक्शंस, लेकिन जो हमारी मैकेनिकल क्लीनिंग होती है या प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है जैसे कि स्केलिंग पॉलिशिंग या जो हम ब्रशिंग करते हैं फ्लॉसिंग करते हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये उसका रिप्लेसमेंट तो नहीं होगा। इट डू हेल्प, लेकिन ये उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर की. कमिंग टू एन एंड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप व्यूअर्स को कोई लास्ट मैसेज देना चाहें, कुछ जनरल ब्रशिंग टिप्स दे दें, टेक्निक्स के बारे में बता दें, या आप जो रेगुलर डेंटल चेकअप्स हमें करवाने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जब हमें प्रॉब्लम जब बिल्कुल एंड स्टेज तक पहुंच जाती है तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास. खैर डॉक्टर के पास भी हम लोग जाने से डरते हैं, हम डेंटिस्ट के पास तो बिल्कुल ही नहीं ना जाते. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि बीमार होने का या ज़्यादा डिज़ीज़ के एडवांस होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो टाइम से डायग्नोस हो जाए और उसका क्योर हो सके। इनफैक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें, और ना सिर्फ ये कि आपके दांतों और मसूड़ों की हेल्थ को देखा जा सके, बल्कि उनसे रिलेटेड जो आपकी जनरल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी टाइम से डायग्नोस हो सके और हम उनका भी इलाज करवा सकें। और इसके अलावा आपने जब अपने दांतों को की हिफाजत करनी है, ना सिर्फ ये कि ब्रशिंग बल्कि फ्लॉसिंग वगैरह को भी उसमें शामिल करें, और जब भी आप अपने दांतों को साफ़ करें तो अपने प्रोफेशनल डेंटिस्ट वगैरह से ज़रूर पूछा करें कि आपके लिए स्पेसिफ़िकली क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर एक के दांत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अलाइनमेंट में होते हैं। सो आपको प्रोफेशनल्स आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स बता सकते हैं। इन जनरल कहा यह जाता है कि आपने सॉफ्ट ब्रिस्टल्स यूज़ करने हैं, इसके अलावा उसको 45 के एंगल पर रखते हुए ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ और नीचे वाले दांत ऊपर की तरफ करने हैं, ज़बान भी साफ़ करनी है, और इस तरह से आपने अपनी मुंह का ख्याल रखना है। अगर आपको आज का सेशन और ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. याद रखें कि आपकी ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ का दरवाज़ा है, तो अपने रेगुलर डेंटल चेकअप ज़रूर करवाते रहें और अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें. इसी के साथ डॉक्टर ज़िया उन निसा को और मुझे इजाज़त दें. अंटिल देन, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.